हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का आज कवर करेंगे। मेरा नाम है अमन बहल। ये आर्टिकल लिखा हुआ है इंडिगो एयरलाइंस के तमाशे पे। 5 और 6 दिसंबर को आपने सुना होगा, देखा पढ़ा होगा कि इंडिगो के बहुत सारी फ्लाइट्स अचानक से कैंसिल हो गई। और कैंसिल करने का रीजन क्या था, ये इस आर्टिकल में आप देखेंगे। आर्टिकल लिखा हुआ है कॉरपोरेट ग्रीड पे और सरकार के फेलियर पे। कुछ पूंजीपति, कुछ बिजनेसमैन, बड़े कॉरपोरेट्स, व्यापारी जब किसी सेक्टर को मोनोपोली बना लेते हैं तब ऐसे तमाशे होते हैं। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, सब कुछ बेसिक से कवर करेंगे, ग्रामर भी, वोकैब भी और रीडिंग भी। मेरे साथ पढ़ते जाना, मैक्सिमम बेनिफिट आपको क्लास का मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक और एक शेयर दें। आइए लेक्चर को शुरू करें। चलिए, कह रहा है केओस और टोल्ड। देखिए, अंग्रेजी में इस फ्रेज को देखना, इस प्रीफिक्स को FORE, फोर ई लगा हुआ पीछे, इसका मतलब होता है पहले से, या फिर इसका बोले आप मतलब आसान भाषा में तो बिफोर। अगर कोई चीज टोल्ड कर दी जाए यानी बता दी जाए, फोर यानी पहले से, यानी उस चीज के बारे में आपको पहले से पता था, एक भविष्यवाणी थी या फिर यूं कहते प्रिडिक्शन थी। कह रहा है ऐसे ही ये जो केओस, ये जो अफरा तफरी, ये जो तमाशा हमने देखा, ये फोरटोल्ड था, सभी को पहले से पता था, ये होने ही वाला था। अब ये जो मैंने आपको रूट बताई FORE, इससे एक और वर्ड बनता है फोरकास्ट। बनता है कि नहीं बनता? चल, आराम से जब टाइम मिले सर्च करना FORE से बनने वाले सारे वर्ड्स। एक बार गूगल सर्च दोगे ना, 10-12 वर्ड्स निकल करके आएंगे, दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। प्रीफिक्स सफिक्स को पकड़ोगे तो वोकैब याद करना बड़ा आसान होता है। केओस का मतलब होता है तमाशा, अराजकता, अफरा तफरी। आसान भाषा में इसको बोलते हैं अस्त व्यस्तता। तो इंडिगो के फ्लाइट्स को कैंसिल करने से बहुत सारा केओस हमें देखने को मिला। चलिए, कह रहा है इंडिगो सीम्स टू हैव विलफुली मिसरेड द प्लान फॉर चेंजेस टू क्रू ड्यूटी आवर्स। कह रहा है इंडिगो नाम की जो एयरलाइंस है, ये लगता है या दिखाई देती है, सीम्स, कि ये जानबूझ करके विलफुली, अंग्रेजी में विल नाम के वर्ड का मतलब होता है आपकी इच्छा। कह रहा है विलफुली यानी इच्छा के तरीके से जानबूझ करके ये मिसरेड कर चुकी है या गलत मतलब निकाल चुकी है उस पूरे प्लान का जो था बदलाव लाने का, चेंज लाने का, क्रू की ड्यूटी के आवर्स में, या फिर यूं कह दें फ्लाइट के अंदर काम करने वाले लोगों के ड्यूटी के घंटों में। तो सरकार ने कुछ एक नया निकाला था ऑर्डर कि जो फ्लाइट में एयर होस्टेसेस हैं, जो क्रू मेंबर्स हैं, पायलट्स हैं, को पायलट्स हैं, सभी को आपको आराम देना चाहिए। पूरा हफ्ता उनको भगाओ मत, इसी वजह से एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। तो ये जब इनको पहले से पता था कि इनको आराम देने वाला ऑर्डर अब इनको लागू करना है, तो इनको पहले से ही नए पायलट्स ले आने चाहिए थे। लेकिन अचानक से वो ऑर्डर लागू हुआ और इनके पायलट कम पड़ गए। तो इंडिगो जो है वो लगता है कि जानबूझ करके उसने मिसरेड किया था, ठीक से पढ़ा नहीं था, जानबूझ के बिल्कुल ही सरकार का ये प्लान। ठीक है, हम ठीक से पढ़ेंगे नहीं, बाद में सारी एयरलाइंस रुक जाएंगी, फ्लाइट्स कैंसिल हो जाएंगी, तो सरकार अपने आप जो है ऑर्डर को वापस ले लेगी, ऐसा इनका प्लान था। चलिए, इंडिगो की वर्ब है सीम्स। मिस रीड करना, ये देखो रीड की थर्ड फॉर्म है, हैव के बाद लगी हुई है, हैव अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है परफेक्ट टेंस के अंदर। मिस रीड करना मतलब कोई चीज पढ़ के भी ना पढ़ना, गलत पढ़ लेना, मीनिंग कुछ और निकाल लेना। विलफुली मैंने आपको बता दिया, जानबूझ करके जब कोई काम होता है तो विलफुली होता है। इसको डेलिबरेटली भी बोलते हैं, सुना ना वर्ड भी आपने, जानबूझ के किया गया कोई काम। मैं जानना चाहता हूं कि इसका एंटोनिम क्या होगा। ऐसा काम जो या तो आप अनजाने में करें या बड़ी मजबूरी में करें। लिख दूं यहां, पता है आपको, अभी वर्ड लिखूंगा देखते याद आ जाएगा। रिलक्टेंटली, रिलक्टेंट यानी अनिच्छुक, जिसकी कोई इच्छा ना हो किसी काम को करने की। रिलक्टेंटली अगर कोई काम कर रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, बस करना पड़ रहा है तो करना पड़ रहा है। चलिए, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ये वोकैब सारी साइड में आपको मिल जाती है, इसके अलावा कई भारी भरकम वर्ड्स हैं, मैं शुरू में आपको दिखा देता हूं एक साथ। 5-6 वर्ड्स देख लोगे तो क्लास के बीच में आपको पढ़ते हुए डिस्टर्बेंस नहीं होगी। वाईटी चैनल का एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें सभी नोट्स, PDFs, नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं। ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू ज्वाइन द ग्रुप। सर्च करें टेलीग्राम में @officialYT, ये ग्रुप आपको मिल जाएगा। इसी के साथ में वाईटी की एंड्रॉइड और iOS ऐप को अपने फोन में जरूर इंस्टॉल करें।
ऐप बनाई गई है आप ही लोगों के लिए, ताकि स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर कम से कम कॉस्ट के अंदर आप अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकें। अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हो जिसमें ग्रामर, रीडिंग, वोकैब, जिसमें क्लोज टेस्ट, आरसी आता है, तो आप इंग्लिश अनलॉक कोर्स में एनरोल्ड हो सकते हैं, जिसमें 150 घंटे के अंदर ये सारी चीजें आपको कवर करवाई गई हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस, किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आपको लिखना सीखना है तो आप राइटिंग कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जिसमें 50 से 60 घंटे में क्रैश कोर्स की तरह आपको लिखना सिखाया गया है। रिपोर्ट्स, ऐसे, प्रेसी, ईमेल, हर तरह का राइटिंग फॉर्मेट में आप लिखना सीख सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि इंग्लिश में माइग्रेट करूं, हिंदी से, गुजराती से, पंजाबी से, बंगाली से इंग्लिश में आऊं, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स है, मिशन सिविल सर्विसेज। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। 200 घंटे का कोर्स है, बहुत अफोर्डेबल कीमत में, जिसमें सी सेट से लेकर के डिस्क्रिप्टिव, आरसी, एसे, प्रेसी, आंसर राइटिंग, हर पार्ट, हर एस्पेक्ट हमने कवर करवाया है। कोई भी क्वेरी होती है ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है हमारा, टीम से आप व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पे बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक फर्स्ट कमेंट में इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। चलो जी, आ जाओ वोकैब शीट पे। थोड़ा इसको मैं जूम इन कर देता हूं ताकि आप ठीक से देख पाओ। पहला वर्ड है केओस। अभी आया था ना, केओस फॉर टॉल्ट, बोलना सीख लो इसको। केओस, चाओस नहीं है ये। केओस का मतलब होता है अस्त व्यस्तता। डिसऑर्डर बोल दो, लॉलेसनेस बोल दो, अराजकता बोल दो, अफरा तफरी बोल दो। आफ्टर द तालिबान टुक ओवर काबुल, देयर वॉज एन एटमॉस्फेयर ऑफ केओस ऑन द स्ट्रीट्स। जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया काबुल पे, टेक ओवर करना, कब्जा करना, सेकंड फॉर्म लगी हुई है टेक की, टुक। जब तालिबान ने कब्जा ले लिया काबुल का, तो एक एटमॉस्फेयर या माहौल था अराजकता का, केओस का, वहां की गलियों में। चलिए, केओस के सारे सिनोनिम्स हैं। अब ये पूरी कहानी सी बन गई। एनार्की, टर्बुलेंस, मेहम, हैवक, टर्मोइल, अपहीवल, शैम्बल्स, पेंडेमोनियम, सभी अपने अपने आप अपने हिसाब से आप देखोगे तो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। कोई किसी एग्जाम में लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं पूछा हुआ मिल जाएगा, कभी किसी आर्टिकल में कोई वर्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा। सारे देखने वाले वर्ड्स हैं, आराम से टाइम लेकर के इनको बोल के देखो। आज अपहीवल नाम का इसका सिनोनिम भी आर्टिकल में आएगा, ठीक है। कभी हैवक आ जाता है, कभी मेहम आ जाता है। चलिए, अगला वर्ड अपने पास फोर टेल। ऑलरेडी वर्ड मैंने आपको करवाई दिया है। फोर मतलब पहले से, टेल मतलब बताना, किसी चीज के बारे में पहले से बता देना, या फिर यूं कहते हैं उसकी प्रिडिक्शन या भविष्यवाणी कर देना। मैनी बिलीव दैट ड्रीम्स समटाइम्स फोरटेल इंपॉर्टेंट फ्यूचर इवेंट्स। बहुत लोग ऐसा मानते हैं, मैनी बिलीव, कि जो सपने हैं ना, कभी कभी पहले से बता देते हैं, फोरटेल करते हैं इंपॉर्टेंट फ्यूचर के इवेंट्स को। ऐसे इवेंट्स जो आपके फ्यूचर में होने वाले हैं और इंपॉर्टेंट है। लगता है ना सपना आया तो ये हो जाएगा, ऐसा फोरटेल करते हैं। चलिए, पहले से किसी चीज की भविष्यवाणी करने को प्रिडिक्ट करना, प्रेसेज करना, फोरकास्ट करना, पोर्टेंट करना और प्रोगोस्टिकेट करना भी बोलते हैं। थोड़े हैवी वर्ड्स हैं मुझे पता है, लेकिन रीडिंग करोगे तो आसान है, सारे बहुत कॉमन वर्ड्स हैं ये। थोड़ा सा इस वाले वर्ड को देख लेना, पोर्टेंट को कम आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला वर्ड अपने पास ORDEAL, ओर्डिल। ओर्डिल का मतलब पता क्या होता है हिंदी में? अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा कैसी होती है? बड़ी मुश्किल होती है। अग्नि परीक्षा से गुजरना कितना मुश्किल होता है, जान जोखिम पे रख के, समझ पा रहे हो ना आप? तो ऐसी कोई काम जो आपको अग्नि परीक्षा जैसा लगे, जो बहुत पेनफुल और चैलेंजिंग एक्सपीरियंस हो आपके लिए, वो आपकी ऑर्डिल कहलाता है। मिलियंस ऑफ हैप्पी फैमिलीज सडनली फाउंड देमसेल्व्स इन ऑर्डिल एज द वॉर ब्रोक आउट। कई दसियों लाख खुश परिवारों ने अचानक से खुद को पाया, फाउंड किया देमसेल्व्स को, एक अग्नि परीक्षा में, खतरनाक हालात में, जैसे ही वॉर या जंग ब्रोक आउट कर गई, शुरू हो गई। ब्रेक आउट ये भी फ्रेजल वर्ब है। कभी भी कोई चीज जब अचानक से शुरू होती है, कोई खराब चीज, जैसे आग लग गई कहीं, वॉर शुरू हो गई, पैंडेमिक फैल गई, वहां पे इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल होता है, ब्रेक आउट करना, ठीक है। वॉर ब्रोक आउट यानी वॉर स्टार्टेड। चलिए, ऑर्डिल के सारे सिनोनिम्स हैं, नाइटमेयर, रोज, टॉर्चर और एगनी। एगनी वर्ड का एक खास मीनिंग होता है पेन, बहुत ज्यादा, जो मतलब ऐसा पेन जो सोने ना दे, खाने ना दे, बोलने ना दे, इतना परेशान करने वाला पेन होता है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एग्नी। और जरूरी नहीं है ये पेन फिजिकल हो, ये इमोशनल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है ना। चलिए, वर्ड एग्नी आर्टिकल में आज आप देखेंगे। अगला वर्ड अपने पास क्लैमिटी, जो बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है। डिजास्टर को, आपदा को, तूफान को बोलते हैं क्लैमिटी। द गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ स्पेशल फंड टू डील विद नेचुरल क्लैमिटीज। सरकार ने एक स्पेशल फंड शुरू किया है ताकि प्राकृतिक आपदाओं से निपटा जा सके, नेचुरल क्लैमिटी से। क्लैमिटी को कैटाक्लिज्म, कैटास्ट्रॉफी, डिवास्टेशन, ट्रेजेडी,
वेजिटेशन और मेल्ट डाउन भी बोलते हैं। मेल्ट डाउन वर्ड निकाला गया है न्यूक्लियर रिएक्टर से। वो फुकुशिमा और वो सब सुना होगा ना आपने, चेरनोबिल था रशिया में। तो जब न्यूक्लियर प्लांट जब टूटता है, फटता है, ब्लास्ट करता है, एक्सप्लोड करता है, तो मेल्ट हो जाता है वो पूरा, है ना, पूरा एकदम समझ गए ना, पूरा प्लांट ही जैसे जल के खाक हो गया जब पिघल गया। तो एक बड़ा क्लैमिटी है वो, नेचुरल डिजास्टर जैसा है। तो मेल्ट डाउन वर्ड वहां से निकाल दिया हमने, और इसका मतलब होता है एक बड़ा हादसा। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास, रिगरस। ये वर्ड बना है रिगर से। रिगर का मतलब होता है कड़ापन, सख्ताई, हार्डनेस। तो रिगरस मतलब जो बहुत कड़ा हो, सख्त हो और बर्डनसम हो। आर्मी स्कूल्स आर नोन फॉर देयर रिगरस डिसिप्लिन। सैनिक स्कूल आर नोन, जाने जाते हैं अपने सख्त यानी रिगरस डिसिप्लिन के लिए, अनुशासन के लिए। तो ये वर्ड रिगरस के सिनोनिम्स हैं। इन्हीं में से एक वर्ड आज आर्टिकल में आप देखेंगे, स्ट्रिंजेंट। अगेन बहुत कॉमन वर्ड है ये, जो क्लास में नए बच्चे अभी भी शुरू कर रहे हो आप, तो लगेगा आपको ये वर्ड सुनने में, पढ़ने में एक बार आपको टाइम लगेगा। स्ट्रिंजेंट वर्ड एक कॉमन सा वर्ड है, आज की क्लास में आप इसको जरूर यूज होता हुआ देखेंगे। रिजिड, हार्श, स्टर्न, सभी इसके सिनोनिम्स। चलो 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए, अब आर्टिकल पे आ जाओ। एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि सरकार ने एक फरमान निकाला था जनवरी 2024 में। अब इस आर्टिकल से एडिशनल बातें कर रहा हूं मैं आपको, ताकि पूरी कहानी पता लगे। सरकार का ऑर्डर ये था कि जितने भी एयरलाइंस वाले हैं ना, वो अपने पायलटों को और एयरलाइन में काम करने वाले, फ्लाइट में काम करने वाले जो क्रू मेंबर्स हैं, उनको प्रॉपर जो है ना आराम दें। पूरा हफ्ता उनसे प्लेन ना उड़वाएं, क्योंकि जब पूरा हफ्ता आदमी काम करता है तो ये एक बहुत रिस्की काम है ये। इसमें क्रैश होना, एक्सीडेंट्स होना फिर बनता है। तो इनको वही आराम मिलना चाहिए जो दुनिया भर की एयरलाइंस अपने पायलटों को देती हैं। और ये फरमान जारी करने के लिए इन्होंने ये कहा था कि सभी एयरलाइंस को फेज वाइज मैनर में इस ऑर्डर को फॉलो करना है। एक साथ मत करो, लेकिन अगले 1 साल में धीरे धीरे करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बराबर अपने पायलट्स को ले आओ। अब उसका जो लास्ट फेज था, वो फेज शुरू हुआ 5 दिसंबर को, और इंडिगो एयरलाइंस उसके लिए तैयार नहीं थी। तो इनको अचानक से अपने बहुत सारे पायलट को छुट्टी देनी पड़ी आराम देने के लिए, और सारी एयरलाइंस, सारी फ्लाइट्स इनकी कैंसिल हो गई उस दिन। 80% 85% फ्लाइट जो है वो उड़ी नहीं। हमारा आर्टिकल कह रहा है जी ये तो पहले ही पता था इंडिगो को। अब इंडिगो वाले कह रहे हैं हमने ठीक से पढ़ा नहीं था वो ऑर्डर। तो ये ठीक से नहीं पढ़ा था, ठीक से पढ़ करके जानबूझ करके आपने उसको मिसरीड किया था। क्योंकि आपको पता है जब एयरलाइंस पूरी रुक जाएंगी, एविएशन सेक्टर रुक जाएगा, तो सरकार अपने आप ही कोई डिस्काउंट, कोई रियायत आपको दे देगी। तो ये आपने फायदा उठाया अपनी पोजीशन का। इंडिगो एयरलाइंस भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस है। हमारा आर्टिकल कह रहा है गलती इंडिगो की भी है यहाँ और सरकार की भी है। सरकार ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट ही क्यों करती है कि एक ही बड़ी कंपनी के पास पूरा मार्केट शेयर आ जाता है। पोर्ट्स में देखो तो अडानी के पास, टेलीकॉम में देखो तो अंबानी के पास, एक एक दो दो प्लेयर, सीमेंट में देखो तो अगेन, तो एक एक दो दो प्लेयर ही पूरा सेक्टर जब डोमिनेट करते हैं ना, तो फिर वो ऐसे ही सरकार की बात को मानने से मना करते हैं। तो आज के टोन आज के आर्टिकल की अर्जेंट और एक्यूजेटरी या क्रिटिकल बोल सकते हैं, एक्यूजिशन लगा रहा है सरकार पे, और अर्जेंट टोन में इस पूरे मामले को आपके साथ शेयर कर रहा है, अर्जेंसी दिखा रहा है। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं आर्टिकल। थोड़ा लंबा है पढ़ने में, आज फास्ट रखेंगे अपनी प्रोसेसिंग को। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है, वीडियो कर दो पॉज, खुद से रीडिंग लो और मीनिंग निकालो जितना आप निकाल सको, फिर हम मिल करके साथ में पढ़ेंगे, जिसको पढ़ेंगे और अपना मीनिंग आप चेक कर पाओगे। शुरू करें, चल। कह रहा है जी कंट्रोल्ड फ्लाइट्स इनटू एविएशन केओस इज एन एप्ट फ्रेज टू डिस्क्राइब व्हाट इंडिगो, India's largest private airline, caused since last week during peak travel season। लंबा सेंटेंस है। कह रहा है जी कंट्रोल तरीके से एक फ्लाइट हो, और किसमें, जो हो केओस के अंदर या अफरा तफरी के अंदर, अराजकता में। और केओस कहां की हो, एविएशन सेक्टर की हो या फिर एयरलाइंस के सेक्टर की हो। एविएशन आप समझते हैं, एविएशन का मतलब होता है पूरा जो है सिविल एविएशन, सारी एयरलाइंस, सारी फ्लाइट्स, सरकार की वो एजेंसी जो सारी फ्लाइट्स को कंट्रोल करती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एयरपोर्ट, सबका सब जो है एविएशन एक सेक्टर है, उसका पार्ट है। कह रहा है जी एक कंट्रोल्ड फ्लाइट हुई या फिर कंट्रोल तरीके से आपने एक उड़ान भरी, और उड़ान थी केओस की तरफ, अराजकता की तरफ, एविएशन सेक्टर के अंदर। कह रहा है अगर ये बात बोली जाए ना, तो ये एक एप्ट फ्रेज होगा। फ्रेज का मतलब होता है कहावत, कोई लोकोक्ति, कोई मुहावरा। एप्ट का मतलब होता है एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट की शॉर्ट फॉर्म है एप्ट। तो ये एक बिल्कुल सही कहावत होगी या सही मुहावरा होगा
डिस्क्राइब करने के लिए या परिभाषित करने के लिए जिस चीज को वट इंडिगो ने, और इंडिगो क्या है, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन है, कह रहे जिस चीज को इंडिगो ने कॉज किया या जिसका वो कारण बनी, और कब, पिछले हफ्ते से, सिंस लास्ट वीक, और ये पूरा काम हुआ है पीक ट्रैवल सीजन के दौरान, यानी ट्रैवलिंग के सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो फुटफॉल वाला सीजन है ट्रैवलर्स का पीक सीजन, उसके दौरान। ट्विस्टेड सेंटेंस है थोड़ा सा, एक बार रिपीट करता हूं मैं, देखो कितना प्यारा लिखा हुआ है। कह रहे कहावत है, एक उड़ान भरी गई कंट्रोल तरीके से, लेकिन उड़ान कहां भरी गई, अराजकता की तरफ, लॉलेसनेस की तरफ। और लॉलेसनेस कहां पे, एविएशन सेक्टर में। कह रहा एक उड़ान भरी गई इस तरह से। कह रहा ये अगर कहावत बना देना तो ये कहावत एकदम सही बैठ जाएगी, एप्ट फ्रेज होगी उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो इंडिगो ने किया, व्हाट इंडिगो कॉज्ड। और इंडिगो ने कब कॉज किया, पिछले हफ्ते से कॉज कर रखा है, सिंस लास्ट वीक, और ये सारा काम हो रहा है दिसंबर के महीने में पीक ट्रैवल सीजन के दौरान। अब ये सीजन कौन सा है, कह रहा है द गोल्डन मंथ ऑफ दिसंबर। हम बात कर रहे हैं सुनहरे मंथ की, महीने की, जो है दिसंबर का, जब सारी दुनिया घूमने जाती है, छुट्टियां मनाने ट्रैवल करती है। अब आया होगा सेंटेंस समझ में, ये पूरी एक कहावत इसने अपने आप से बना दी है, ठीक है। फ्लाइट, ये पूरी कहावत जो है ना, ये सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। ये पूरी कहावत इज एन एप्ट फ्रेज। एप्ट वर्ड को देख लेना, एप्रोप्रिएट का ही शॉर्ट फॉर्म है एप्ट, ठीक है। इंडिगो वर्ब है इसकी, कॉज्ड, इंडिगो ने कॉज किया इस पूरे काम को। पीक ट्रैवल सीजन आप समझ गए हैं, बीच में जो लगा गया है पूरा का पूरा ये इंडिगो के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो इंडिगो जो भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन है। चल, कह रहे द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रप्शन which continues in the domestic sector saw a spectrum of passenger distress। कह रहा है ये जो वाइड स्प्रेड डिस्ट्रप्शन था, डिस्ट्रप्शन आप समझते हैं डिस्टर्बेंस, चीजों का बिगड़ जाना, फ्लाइटों का कैंसिल हो जाना, और वाइड स्प्रेड का मतलब जो वाइड बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड हो, फैला हो। कह रहा है जी बहुत बड़े स्केल का जो डिस्ट्रप्शन था ना, जो कंटिन्यू करता है, जारी है अभी भी हमारे डोमेस्टिक सेक्टर में, हमारी घरेलू उड़ानों में। कह रहा है ये डिस्ट्रप्शन ने देखा एक स्पेक्ट्रम को, एक रेंज को, पैसेंजर लोगों की डिस्ट्रेस का या उनकी बुरी हालात का। अब क्या था, अब कैसे ये सारे बताएगा किस किस टाइप के पैसेंजर जो आपको एयरपोर्ट पे बुरे हालात में दिखे। डैश लगा दिया इसने और एक एक करके बता रहा है। सोशल, हॉलीडे एंड बिजनेस प्लान डिसरप्टेड। कई लोगों के सामाजिक, कई लोगों की छुट्टियां और बिजनेस प्लान जो है डिसरप्ट हो गए। मेडिकल पेशेंट्स इन एंग्विश। कई बीमार मरीज थे, वो एंग्विश में थे, बड़े गुस्से में थे। सीनियर सिटीजन्स इन एग्नी। कई सीनियर सिटीजन्स थे जो पेन में थे, एग्नी में थे। एंड इवन डिफेंस पर्सनल पोस्टेड एट द सियाचिन ग्लेशियर लेफ्ट स्ट्रैंडेड। और यहां तक कि डिफेंस के कई पर्सनल, कई फौजी लोग जो कि पोस्टेड थे सियाचिन ग्लेशियर पे, जब वो भी रह गए स्ट्रैंडेड, या फिर वो भी रह गए कटे छटे। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है आप कहीं पीछे रह जाते हो, जाना था फ्लाइट पकड़ के घर, लेकिन फ्लाइट तो उड़ी नहीं, आप एयरपोर्ट पे पड़े रह गए, तो आप लेफ्ट बिहाइंड हो, स्ट्रैंडेड हो। और कब हुआ ये सारा काम, मिडवे वाइल रशिंग होम। ये बिल्कुल मिडवे हुआ, बीच में हुआ, जब वो घर की तरफ रश कर रहे थे, छुट्टी पे घर जा रहे थे, इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में, फॉर अ 10 डे ब्रेक, 10 दिनों के ब्रेक के लिए। तो ये पूरा मामला आपको एयरपोर्ट्स पे देखने को मिला है ना, भारत भर के। अगेन बहुत लंबा सेंटेंस था, स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। वाइड स्प्रेड डिस्ट्रप्शन, डिस्ट्रप्शन यहाँ पे नाउन है, सब्जेक्ट है, वाइड स्प्रेड एक एडजेक्टिव है। वाइड स्प्रेड का मतलब जो हर तरफ फैला हुआ है। इसके लिए एक और वर्ड होता है अंग्रेजी में, यूबिक्यूटस, याद है ना, सर्वत्र विद्यमान हो, जो चीज एवरीवेयर हो, प्रेजेंट एवरीवेयर हो, यूबिक्यूटस और वाइड स्प्रेड कहलाती है। तो ये डिस्ट्रप्शन जो थी वाइड स्प्रेड थी, और इस डिस्ट्रप्शन ने सॉ किया यानी देखा एक पूरी रेंज को पैसेंजर की डिस्ट्रेस का। स्पेक्ट्रम का मतलब आप समझते हैं, लाइट का स्पेक्ट्रम आपको याद है ना, विब गयोर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, है ना, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो एक स्पेक्ट्रम है, एक रेंज है, बैंगनी कलर से लाल कलर तक पूरा, जो अगर आप प्रकाश को, रोशनी को तोड़ दें तो अलग अलग कलर्स में टूट जाती है। तो वैसे ही पैसेंजर लोगों की डिस्ट्रेस की भी एक रेंज थी, कुछ लोग कम गुस्से में थे, कुछ लोग बहुत गुस्से में थे। चलिए, विच की वर्ब है कॉन्टिन्यूस, विच आया डिस्ट्रप्शन के लिए, डिस्ट्रप्शन की वर्ब है सो। पर्सनल का मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी लोग। अब यहां डिफेंस पर्सनल का मतलब एक आदमी नहीं है, सभी आदमियों की बात हो रही है। तो पर्सनल एक ऐसा वर्ड अंग्रेजी में जो प्लूरल होता है बिना एस के, बिना पीछे एस लगाए ये वर्ड अपने आप ही प्लूरल कहलाता है।
तो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं भाई जिनके पीछे एस नहीं लगता और वो प्लूरल होते हैं? ऐसे नाउन्स हैं पुलिस, ऑलवेज प्लूरल। कैटल, कैटल यानी मवेशी, कैटल्स लिखने की जरूरत नहीं है, पुलिसेस लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा अपने आप ही प्लूरल होते हैं। फिर पर्सनल है, फिर वर्मिन है, वर्मिन यानी कीड़े, फिर पोल्ट्री है, पोल्ट्री यानी मुर्गे मुर्गियां जो पोल्ट्री फार्म में होते हैं। लास्ट वर्ड है अपने पास, भूल गया क्या मैं, जेंट्री। जेंट्री कुलीन या खानदानी लोग, किसी भी एरिया के सबसे धनवान लोग, जेंट्री। अब ये सारे वर्ड जो मैंने आपको बताए इनके पीछे एस नहीं लगा हुआ, ये हमेशा प्लूरल होते हैं, हमेशा अपनी वर्ब प्लूरल रखेंगे। तो पर्सनल के पीछे एस लगाने की जरूरत आपको नहीं है। स्ट्रैंडेड मतलब आपको मैंने बताया ना, पीछे छूटा हुआ, कटा छटा। आपको जाना कहीं और था, 20 आदमी थे, एक पीछे रह गया, 20 निकल गए, वो होता है स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड को लेफ्ट बिहाइंड या कट ऑफ भी बोलते हैं। और एक और अच्छा वर्ड है इसके लिए अंग्रेजी में, मरूंड। मरूंड एक ईडियम भी है स्ट्रैंडेड के लिए, लिख करके लाया हूं मैं, हाई एंड ड्राई। देखो मैं इंफॉर्मेशन बहुत सारी दे रहा हूं आपको, और मुझे पता है सारी इंफॉर्मेशन आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, लेकिन अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो नया कुछ मिले और उसको लिख ले या देख करके कहीं समझ ले, स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन से बर्डन नहीं होना है आपको। मेरा तो ऑब्जेक्टिव यही है ना, इस आधे घंटे में जितना हो सके आपको बताया जाए। तो अगर आप स्ट्रैंडेड हैं तो आप हाई एंड ड्राई भी हैं। इस ईडियम को गूगल मार के देखना, अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी। चलो बढ़े आगे। रीडिंग खुद से लेनी है पहले, ईमानदारी के साथ। अब मेरे साथ पढ़ो। कह रहा देर आर मैनी मोर अनटोल्ड स्टोरीज एट एयरपोर्ट्स अक्रॉस इंडिया। कह रहा और भी बहुत सारी हैं, देर आर मैनी मोर, ऐसी ही अनटोल्ड स्टोरीज या अनकही कहानियां। अनटोल्ड मतलब जिसको बताया नहीं गया। और कहां पे हैं? एयरपोर्ट्स पे हैं पूरे भारत में, अक्रॉस इंडिया। चलिए, मैनी मोर अनटोल्ड स्टोरीज की वर्ब है आर, देयर से क्लोज शुरू हुआ है इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। कह रहा है इंटरेस्टिंगली द एयरलाइंस इंटरनेशनल फ्लाइट्स वर एस्टिमेटेड टू बी लेस देन 10% ऑफ द कैंसिलेशंस एज दे इंश्योर अ हायर रेवेन्यू फ्लो बट ऑल्सो टफ पैसेंजर कॉम्पेंसेशन रूल्स। अब कह रहे हैं इन इंडिगो वालों की ग्रीड को देखो आप, लालचीपने को देखो। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये जो एयरलाइन है इंडिगो, इसकी जो इंटरनेशनल फ्लाइट थी ना, जो कतर की तरफ, दुबई की तरफ, यूएस की तरफ जा रही थी, वो एस्टिमेट हुई है या उनका अंदाजा लगा है कि वो 10% से भी कम थी टोटल जो कैंसिलेशन हुए हैं उसका। क्यों हुआ ऐसा? कह रहा है वो इसलिए क्योंकि ये फ्लाइट जो इंटरनेशनल, ये इंश्योर करती हैं, इस कंपनी के लिए सुनिश्चित करती हैं, पक्का करती हैं ज्यादा रेवेन्यू का फ्लो या ज्यादा पैसा, और साथ ही साथ टफ पैसेंजर के कॉम्पेंसेशन के रूल्स या पैसेंजर को जो हर्जाना दिए जाने का जो नियम है वो भी बड़े टफ होते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स में। तो जहां पे पैसा आपको ज्यादा मिल रहा था वो वाली फ्लाइट्स इन्होंने नहीं रोकी। वहां पे अगर फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं तो इनको हर्जाना वो देना पड़ता है, तो वो सब स्मूथ चलता रहा। डोमेस्टिक फ्लाइटें इन्होंने सारी जो है उड़ने से रोक दी। चलिए, फ्लाइट्स की वर्ब है वर एस्टिमेटेड, पैसिव वॉइस लगा हुआ है, दे आया है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए, वर्ब है उनकी इंश्योर, इंश्योर करना, पक्का करना, सुनिश्चित करना। कॉम्पेंसेशन का मतलब होता है हर्जाना, किसी चीज का गलत काम किया हो उसका हर्जाना देते हो ना आप। ट्रैफिक वायलेशन किया तो आप हर्जाना देते हो, आपने फ्लाइट कैंसिल कर दी तो आप एयरलाइन हो तो पैसेंजर को आप कुछ पैसे वापस करोगे, टिकट के पैसे दोगे, खाना दोगे, ये सब कहलाता है कॉम्पेंसेशन। कह रहा द करियर्स ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन वाज अनफोर्सीन ऑपरेशनल चैलेंजेस फ्रॉम टेक्नोलॉजी ग्लिचेस, schedule changes, weather conditions, and the implementation of the updated crew rostering rules, flight duty time limitations और FDTL। अब कह रहे जी जो इस करियर के, करियर का मतलब क्या है? एयरलाइन करियर, एयरलाइन को करियर भी बोलते हैं। कोई भी ट्रांसपोर्ट करने वाली एजेंसी होती है ना, चाहे एयरलाइन हो, किसी भी टाइप की, कोई रेल गाड़ी हो, कोई ट्रक हो, सबको करियर बोलते हैं क्योंकि आपको कैरी करता है। कह रहा है ये कैरी करने वाली लोगों को, जो पैसेंजर को एयरलाइन है, इसकी जो औपचारिक एक्सप्लेनेशन थी, ऑफिशियल इन्होंने जो सफाई दी थी, वो थी इस प्रकार से। क्या थी? कि पहली चीज हुई है अनफोर्सीन ऑपरेशनल चैलेंजेस, हमारे ऑपरेशन में, काम काज में एक ऐसे चुनौतियां आ गई हैं जो हमने पहले नहीं देखी थी, अनफोर्सीन थी, है ना, पहले से हम देख नहीं पाए थे। और ये कौन कौन सी थी? टेक्नोलॉजी में कई ग्लिचेज आए, है ना, तकनीकी कई खराबी आ गई, शेड्यूल में कई चेंज आए, कई फ्लाइटों का टाइम बदल दिया गया, वेदर में कंडीशंस की कई खराब थी, कई जगह मौसम खराब था, और फिर सबसे जरूरी बात इन्होंने लास्ट में लिखी, जो इंप्लीमेंटेशन हुआ या लागू करने का काम हुआ,
अपडेट किए गए क्रू रोस्टरिंग रूल्स को, जिनका नाम है FDTL। तो मेन चीज जिसकी वजह से इनकी एयरलाइन सारी उड़ने से रुक गई थी वो था FDTL। ये रूल इन्होंने पहले से पता था लेकिन इसको अप्लाई नहीं कर रहे थे। सरकार ने जिस दिन जबरन करवाया सारी फ्लाइट्स रुक गई। तो ये इनकी ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन थी। एक्सप्लेनेशन की वर्ब है वॉज अनफोरसीन, अगेन FORE, बताया था ना मैंने आपको, फोरटोल्ड, फोरकास्ट, फोरसीन। फोरसीन यानी जो पहले से देख लिया गया हो, अनफोरसीन यानी जो आपने पहले ना सोचा हो ना समझा हो, है ना, आपको पता ही ना हो ये हो जाएगा। ग्लिच का मतलब होता है खराबी, वेदर का मतलब होता है मौसम। वेदर नाम के वर्ड को चेक करना, इस वर्ड से बिल्कुल मेल खाता है लेकिन अलग वर्ड है। ये क्या है, WEATHER, ये क्या है, WHETHER, बीच में लगा हुआ E, यहां लगा हुआ HE। ये वेदर है मौसम और ये वेदर है एक एडवर्ब, इसका मतलब होता है हाँ या ना। टेल मी वेदर यू लाइक मी और नॉट, बताओ क्या तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, तो ये वेदर है हाँ या ना, ये अलग है, कंजंक्शन और एडवर्ब दोनों काम करता है। ये वेदर एक नाउन है। चलो आगे बढ़े, इजी है ना पढ़ने में आज। अभी ग्रामर के रूल्स आएंगे एक दो, वहां मजा आएगा आपको, फटाफट देख लो इसको। चलिए, कह रहा है एट द हार्ट ऑफ द इश्यू वॉज द एयरलाइंस बैफलिंग मिस रीडिंग ऑफ द लास्ट रीजन साइटेड। कह रहा है जो हार्ट में था या दिल में था इस पूरे इश्यू के। देखिए दिल जो है ना, इंसान की बॉडी का या किसी भी जानवर की बॉडी का CPU है। अगर दिल धड़कना बंद होगा तो अचानक से सब कुछ रुक जाएगा। तो दिल का मतलब होता है, हार्ट का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट या सबसे इंपॉर्टेंट जगह। कह रहा है जी इस पूरे इश्यू का अगर हार्ट पकड़े, अगर उसके दिल की बात करें तो वहां पे क्या था, वहां पे ये एयरलाइन का, इंडिगो का एक मिस रीडिंग था। मिस रीडिंग आप समझते हैं, कुछ पढ़ के भी ना पढ़ना, गलत तरीके से पढ़ना। और ये मिस रीडिंग बड़ी बैफलिंग थी, बड़ी कंफ्यूज करने वाली थी। सबको समझ में आ गया, इंडिगो को क्यों नहीं समझ आया है बॉर्डर, है ना। कह रहा है और ये मिस रीडिंग थी उस लास्ट रीजन की जो इन्होंने साइट किया, जिसका इन्होंने हवाला दिया। और रीजन क्या था, ऑफ द 2 फेज प्लान बाय द DGCA और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन टू रेगुलेट फ्लाइट क्रू ड्यूटी आवर्स। ये रीजन था इनका जो इन्होंने मिसरीड किया। एक 2 फेज में बना हुआ प्लान था, DGCA का सरकारी एजेंसी है जो सारी एयरलाइंस को कंट्रोल करती है। और प्लान था कि ये रेगुलेट करेंगे या फिर नियमित करेंगे, और किसको, फ्लाइट क्रू के ड्यूटी आवर्स को, फ्लाइट में काम करने वाले सभी लोगों के ड्यूटी के घंटों को। और ये कैसे होगा, इन अलाइनमेंट विद ग्लोबल सेफ प्रैक्टिसेस। ये होगा बिल्कुल अलाइनमेंट में या हिसाब से पूरी दुनिया में जो सेफ प्रैक्टिसेस चलती हैं उनके हिसाब से, है ना। तो जो यूरोप में, जो US में, जो रशिया में, चाइना में जो तरीका है, जो छुट्टी जितने घंटे सब मिलना चाहिए, उसी हिसाब से हमारे भारतीय पायलट्स को भी उतना आराम मिले। तो ये जो ऑर्डर था ना, इसकी मिस रीडिंग जो इन्होंने की है जानबूझ के, गलत तरीके से इंडिगो ने पढ़ा इसको, यही इस पूरे इश्यू के हार्ट में था। चलिए, मिस रीडिंग है सब्जेक्ट, वॉज है इसकी वर्ब, साइटेड यानी जिसको साइट किया इन्होंने, जिसका हवाला दिया। इन अलाइनमेंट विद मतलब अकॉर्डिंग टू, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, नियमित करना, हिंदी में बोलते हैं कंट्रोल या नियमित करना। अब क्या था इस नए ऑर्डर में, कह रहा है दीज इंक्लूड एन इंक्रीज इन मैंडेटरी वीकली रेस्ट पीरियड्स फॉर पायलट्स फ्रॉम 36 आवर्स टू 48 आवर्स। कह रहे ये जो नए रूल्स थे या जो सेफ प्रैक्टिसेस हैं, इनमें शामिल है ये सारी चीजें जो आगे लिखी गई हैं। पहली चीज है एक इजाफा या इंक्रीज उस मैंडेटरी या जबरन वीकली रेस्ट पीरियड में पायलट्स के लिए, जो पहले था 36 घंटों का, अब कर दिया गया 48 घंटों का। तो अगर आप एक एयरलाइन पायलट हैं तो वीक में कम से कम 48 घंटे आपको एयरपोर्ट पे नहीं जाना, घर पे रहना है, चिल मारनी है ना, म्यूजिक सुनना है, नींद लेनी है, ताकि बाकी 5 दिन आप अच्छे से प्लेन को उड़ा सको। तो पहले 36 घंटे हुआ करता था, बाद में 48 कर दिया था। फिर क्या था, अ वीकली कैप ऑन लैंडिंग्स बिटवीन मिडनाइट एंड अर्ली मॉर्निंग फ्रॉम 6 to 2। और एक वीकली कैप भी लगा दी गई, मैक्सिमम लिमिट भी करवा दी गई लैंडिंग्स को लेकर के, जो मिडनाइट और अर्ली मॉर्निंग के बीच में होंगी, 6 बजे से 2 बजे के बीच में, सॉरी 6 से 2। कोई भी पायलट अब 5 दिन जो प्लेन उड़ाएगा उसमें मैक्सिमम 2 ही दिन रात में लैंड कर सकता है। पहले वो 6 दिन लैंड कर सकता था, अब सिर्फ 2 दिन करेगा। फिर क्या था नए ऑर्डर में, रेस्ट्रिक्टेड पायलट फ्लाइंग आवर्स ऑन फ्लाइट्स एक्सटेंडिंग इनटू नाइट आवर्स। तो रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं पायलट के फ्लाइंग आवर्स को ऐसी फ्लाइट्स पे जो नाइट आवर्स के अंदर एक्सटेंड करती है। मतलब कोई लंबी फ्लाइट है तो वीक में एक आधी बारी कर सकता है एक पायलट, 3-3 बार उसको
15-15 घंटे की फ्लाइट आप नहीं उड़वा सकते। ऑन पर्सनल लीव नॉट बीइंग काउंटेड इन द 48 आवर वीकली रेस्ट पीरियड्स, और 48 घंटे का जो रेस्ट पीरियड है उसमें पायलट की छुट्टी आपको नहीं लगानी है। अगर वो घर पे रहना चाहता है, अगर रेस्ट है उसका, वो कहीं भी रहे अपने हिसाब से, छुट्टी वुट्टी उसकी कोई भी नहीं लगाओगे। तो ये सारे चीजें इस नए ऑर्डर के अंदर ग्लोबल सेफ प्रैक्टिसेस के हिसाब से लिखी हुई हैं। चलिए दीज की वो इंक्लूड, बाकी क्या इंक्लूडेड हुआ आपने देख लिया। कैप वर्ड का मीनिंग देख लेना। देखिए कैप सबको पता है टोपी होती है, टोपी को कैप बोलते हैं ना, लेकिन कैप वर्ड का एक और मीनिंग अंग्रेजी में मैक्सिमम लिमिट। भाई किसी इंसान की मैक्सिमम लिमिट क्या है हाइट की? सबसे ऊपर उसका सर, सर के ऊपर टोपी, टोपी के ऊपर तो आदमी खत्म हो जाता ना, वैसे ही वर्ड बनाया इन्होंने। तो कैप यानी हैट जो आप पहनते हो, या फिर किसी चीज का मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ। कह रहा जी दीज रेगुलेशंस इनिशियली प्रपोज्ड in early 2024 had a final implementation dates set from November 1st। कह रहे ये सारे कानून जो शुरुआत में प्रपोज किए गए थे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके जनवरी 2004 में या 2024 के जनवरी महीने में, अर्ली बता रहा हूं आपको, जनवरी में हुए थे। कह रहा है इनका एक फाइनल इंप्लीमेंटेशन डेट था जो था नवंबर 1st। कह रहा है जी विद द इशू फाइंडिंग With the issue finding resonance in Parliament, there were appeals made to the airlines management to restore services। कह रहा है फिर क्या हुआ भाई, इंडिगो ने तो ये रूल्स फॉलो नहीं किए, अचानक से इनकी सारी फ्लाइट्स को इनको रोकना पड़ा। सरकार ने बोल दिया भाई ये पायलट जो है आपका, सबको ये 2-2 दिन की छुट्टी जरूरी है, हफ्ते में देनी है, आज से 2। तो पायलट को उड़ाने को था नहीं, सारी जो है फ्लाइट्स रुक गई। कह रहा है इस पूरे इशू के फाइंड करने के साथ ही रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब होता है एको या गूंज, किसी चीज की गूंज समझते हो ना, आवाज जो वापस आती है। तो ये इशू जब गूंजा हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी, तो फिर अपील्स हुई, बहुत सारी रिक्वेस्ट हुई जो मेड की गई वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के एयरलाइन की मैनेजमेंट को, कि वो बहाल करे, रिस्टोर करे सर्विसेज को। कह रहे डीजीसीए डेटा शोज द एयरलाइन हैविंग डिस्प्रपोर्शनेटली इंक्रीज्ड इट्स डोमेस्टिक फ्लाइट्स फ्रॉम 14,158 इन समर्स to 15,014 in the winter schedule against an availability of 4,551 Airbus flight deck crew। कह रहे जो डीजीसीए डेटा है सरकारी डेटा, वो हमें ये बताता है, और क्या बताता है, ये जो एयरलाइन है इंडिगो का, इसका इंक्रीज कर चुका होना बताता है। हैविंग यहां पे एक जीरंड है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म एयरलाइन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है। क्या बताता है, ये बताता है इंक्रीज कर दिया जाना इस एयरलाइन का। और कैसे इंक्रीज कर देना? डिस्प्रपोर्शनेटली, जरूरत से ज्यादा, जो चीज प्रोपोर्शन से, अनुपात से बाहर हो। और इसने क्या बढ़ाया जरूरत से ज्यादा? अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट्स को बढ़ा दिया। पहले कितनी थी? 14,158 थी गर्मियों में, अब कर दी इसने 15,000 सर्दियों में। और ये सारा काम, ये सारी फ्लाइट ये उड़ा रहे हैं इस अवेलेबिलिटी के सामने 4,500 लोगों की, या एयरबस फ्लाइट क्रू की, डेक क्रू की। तो जब इनको पता था नवंबर 1 को इनका ये नया वाला ऑर्डर जो इनको अप्लाई करना है, पायलट्स को छुट्टियां देनी पड़ेंगी, रात भर दिन रात उसको रगड़ नहीं पाएंगे, तो पहले जब तुम 14 उड़ा रहे हो तो 14 की तो 10 हो जानी चाहिए। या तो फ्लाइट्स कम करो या फिर पायलट और लाओ, पायलट नहीं लाए तो फ्लाइट कम कर दो। लेकिन इसने क्या किया, 14,000 तो छोड़ो, पायलट नहीं लाने छोड़ो, फ्लाइट्स को भी 15,000 कर दिया। ये रोज उड़ती है, 4,500 का स्टाफ है, 15,000 फ्लाइटें रोज उड़ा रहा है। समझ गए ना? शायद ये मंथली होगा, मेरे ख्याल से रोज का ही है, डेली का आंकड़ा है, देख लेना थोड़ा। चलिए डीजीसीए डेटा की वर्ब है शोज, डेटा होता है प्लूरल, वर्ब यहाँ पे प्लूरल होनी चाहिए, पीछे एस लगा हुआ है, टेक्निकली नहीं होना चाहिए। डिस्प्रपोर्शनेटली, जो प्रोपोर्शन से बाहर हो, जो अनुपात से बाहर हो, है ना, जरूरत से बहुत ज्यादा हो, एक्सेसिव हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ है नहीं इसमें देखने वाला, है ना। छोटी सी रीडिंग जरूर ले लिया करो, फटाफट आपको आइडिया लग जाए क्या लिखा हुआ है। चलिए अब सरकार ने क्या एक्शन लिया इसके खिलाफ। कह रहा है इवन दो responses have been sought from and directives issued to the airline in addition to fare caps introduced for other airlines, the meltdown has only raised a core point। कह रहे हालांकि जबकि इवन दो कई रिस्पॉन्सेज या कई प्रतिक्रियाएं मांगी गई हैं, हैव बीन सॉट फ्रॉम, सीक फ्रॉम करना, किसी से कुछ मांगना, तो कई प्रतिक्रियाएं मांगी गई हैं, और कई डायरेक्टिव्स, कई ऑर्डर्स भी इश्यू कर दिए गए हैं इस एयरलाइन को, इंडिगो को।
और कह रहा है ये किस तरीके से हुआ है, ये सारा काम हुआ है इन एडिशन टू, साथ ही साथ फेयर को लेकर के, एयरलाइन के भाड़े को लेकर के जो कैप्स लगाई गई हैं या मैक्सिमम लिमिट लगाई गई हैं, और वो कैप्स जो इंट्रोड्यूस की गई हैं दूसरी एयरलाइंस के लिए। भाई इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, तो अब अगर मान लो एयर इंडिया की चल रही है कोई फ्लाइट, एयर एशिया की चल रही है, आकाशा की चल रही है, वो 2000 से फ्लाइट का जो है फेयर अचानक से 20,000 कर देते हैं। भाई इंडिगो की तो चली गई फ्लाइट या उड़ेगी नहीं, हमारी में जाना है तो 20,000 में चलो। तो सरकार ने दूसरों के लिए फेयर कैप लगा दी कि तुम भी ये सब मत करो, एक दो दिनों के लिए अपने फ्लाइट के दाम इतने मत बढ़ाओ। तो कह रहा है ये काम हो चुका है, इंडिगो को कोई रिस्पॉन्स भी मांगे गए हैं, कई ऑर्डर भी दिए गए हैं, और दूसरी एयरलाइन को भी कहा गया है कि ऐसे काम, गलत काम नहीं करने हैं। कह रहा है फिर भी हुआ ये जो पूरा मेल्ट डाउन था, ये जो तूफान था, आपदा थी, बड़ा सा एक डिजास्टर था, इसने सिर्फ रेज किया है एक कोर पॉइंट को, एक मेन मुद्दे को। और कोर पॉइंट क्या है, अब डैश लगा के बताएगा। वाई द एविएशन मार्केट, largely a private airline run duopoly, was allowed to slide into disorder as seen in the ministry's responses much after the upheaval। सवाल ये है कि क्यों ये जो एयर एविएशन मार्केट है पूरी की पूरी, जो मोटे तौर पे प्राइवेट एयरलाइन रन ड्यूओपली है, दो प्राइवेट एयरलाइन वाले ड्यूओपली बना करके इस पूरी मार्केट को चलाते हैं। बात कर रहे हैं इंडिगो की और स्पाइस जेट की। करे क्यों ये पूरी की पूरी जो मार्केट है इसको अलाउ किया गया कि ये सरक जाए, धीमे धीमे स्लाइड इनटू करे डिसऑर्डर के अंदर, अराजकता के अंदर, एनार्की के अंदर। और कैसा डिसऑर्डर, एज सीन, जैसा देखा गया मिनिस्ट्री के रिस्पॉन्सेज में, और ये जो आए थे बहुत बाद में इस पूरे अपहीवल के, इस पूरे केओस के। समझ पाए? सवाल यही खड़ा है सबके दिमाग में कि अब तो ठीक है, आप इंडिगो को समझा दोगे, सही कर दोगे, इनके पायलट नहीं आ जाएंगे, लेकिन आपने ड्यूओपली क्यों बनने दिया इसको? एक एयरलाइन का रुक जाने से पूरा भारत कैसे रुक गया उस दिन? चलिए, रिस्पॉन्सेज की वर्ब है हैव बीन सॉट फ्रॉम, डायरेक्टिव्स की वर्ब है इशूड, रिस्पॉन्सेज हैव बीन सॉट, डायरेक्टिव्स हैव बीन इशूड, या हैव बीन लगा हुआ बीच में। चलिए, मेल्ट डाउन आपने देख लिया, कैटास्ट्रोफी, कैटाक्लिज्म, डिजास्टर, वेजिटेशन, याद है ना? मेल्ट डाउन उसकी वर्ब है हैज रेज्ड, रेज कर देना, किसी मामले को उठा देना। एविएशन मार्केट की वर्ब है वॉज अलाउड, वाई से क्वेश्चन शुरू हुआ है, ठीक है। एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ इसने, शायद क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए था। एक सेकंड मुझे स्ट्रक्चर देखने दो, ठीक है। वाई से सेंटेंस शुरू हुआ है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बनता है। शायद कॉपी पेस्ट की गलती है, या हो सकता है मेन जो एडिटोरियल है उसमें भी गलती की गई हो, देख लेना, ठीक है। व्हेन से, वेयर से, वाई से, व्हाट से, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देते हैं मेन वर्ब से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं। स्लाइड इनटू करना यानी किसी जगह सरक जाना, धीमे धीमे बना है ड्यूओपली, अचानक से नहीं हुआ डिसऑर्डर, धीमे धीमे स्लाइड करते हुए। चलिए, अब एक कॉन्सेप्ट आपसे शेयर करता हूं मैं, नया कॉन्सेप्ट है, बहुत दिन बाद कर रहे हैं हम। सवाल है आपसे पहले, ये फ्रॉम प्रेपोजिशन आप देख रहे हो, इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जनरली प्रेपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ आती है, जैसे टू प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एयरलाइन। अच्छा, इनटू प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है डिसऑर्डर, है ना। आफ्टर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है अपहीवल। लेकिन यहां फ्रॉम प्रेपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट के आई हुई है, ऐसा कैसे हो गया भाई? भूल गया लगाना? चलो, इस कॉन्सेप्ट को आपको लॉजिकली समझाते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होगा कि आपको एक फ्रेजल वर्ब मिलेगी, जैसे इस केस में मिली है सीक फ्रॉम, सीक की थर्ड फॉर्म है सॉच, और बीच में एंड लगा होगा, और फिर एक और फ्रेजल वर्ब मिल जाएगी, जैसे यहां लिखी हुई है इश्यूड टू। इन दोनों फ्रेजल वर्ब्स का एक शेयर्ड ऑब्जेक्ट होगा, यानी सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसको इन एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं तो आप अच्छे समझ पाओगे। द मिनिस्टर स्पोक एंड कमेंटेड ऑन द इशू एट लेंथ। मीनिंग अगर समझ गए सेंटेंस तो बड़ा आसान है। ये जो मिनिस्टर था ना, ये पहले तो बोला, स्पोक, स्पीक की सेकंड फॉर्म है स्पोक, और फिर इसने कमेंट किया, और किस पे? इस इशू पे। और कैसे किया? बहुत लंबे में किया, एट लेंथ। एट लेंथ का मतलब होता है इन डिटेल्स, ठीक है। तो डिटेल में इसने पहले बोला, फिर इसने उस पर कमेंट किया। मुझे बताओ, बोला किस चीज पे? इशू पे तो बोला ना। मिनिस्टर स्पोक द इशू बन जाएगा अगर सेंटेंस यहां स्पीक पे खत्म कर दूं तो। मान लो ये कमेंट वाला निकाल दो आप बीच में से, ये एंड निकाल दो, ये कमेंट निकाल दो, ठीक है, कमेंटेड ऑन भी निकाल दो। अब देखो सेंटेंस तो क्या बनना चाहिए, मीनिंग तो सही निकलना चाहिए ना। मिनिस्टर स्पोक द इशू एट लेंथ, मिनिस्टर स्पीक किया इस इशू पे लंबे तरीके से।
क्या किसी चीज पे स्पीक करते हैं आप? ऐसे आप हमेशा स्पीक अबाउट करते हैं, स्पीक अबाउट समथिंग। समझ पा रहे हो ना? स्पीक अबाउट, यहां पे अबाउट लगा होना चाहिए था। और स्पीक अबाउट और कमेंट ऑन, इन दोनों फ्रेजल वर्ब्स का ऑब्जेक्ट है इशू। एंड से ये दोनों जुड़ी हुई हैं, तो यहां पे अबाउट लगा करके बिना प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट दिया आप छोड़ सकते हो। द मिनिस्टर स्पोक अबाउट एंड कमेंटेड ऑन द इशू। समझ पाए मेरी बात को? स्पोक अबाउट भी इशू है और कमेंटेड ऑन भी इशू है, ये इशू दोनों का ऑब्जेक्ट है। तो स्पोक अबाउट को यहीं छोड़ दो और कमेंटेड ऑन लिखो और उसके बाद में इशू लिख दो। एक और सेंटेंस देखो, वी वेटेड एंड वर वरीड अबाउट द रिजल्ट्स। हमने इंतजार किया रिजल्ट्स का और हम वरीड अबाउट भी थे रिजल्ट्स को लेकर के। अगर आप इंतजार करते हो ना किसी चीज का तो वेट फॉर लगा करके बताते हो। तो वी वेटेड फॉर द रिजल्ट्स एंड वी वर वरीड अबाउट द रिजल्ट्स। द रिजल्ट्स दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर लगा करके यहां छोड़ दो। समझ गए ना? वी वेटेड फॉर एंड वर वरीड अबाउट द रिजल्ट्स। तो ऐसा होता है जब दो फ्रेजल वर्ब्स का एक ही ऑब्जेक्ट हो, तो पहले वाली फ्रेजल वर्ब का प्रेपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट बिल्कुल उसके बाजू में नहीं लिखा जाता, बाद में शेयर्ड ऑब्जेक्ट ही उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। यहां भी यही हुआ है। रिस्पॉन्सेज को सीक किया गया और डायरेक्टिव्स को इशू किया गया। सीक किया गया था एयरलाइन से तो सॉर्ट फ्रॉम, और इशू किया गया था एयरलाइन को तो इशूड टू द एयरलाइन। ठीक है, तो यहां पे द एयरलाइन हिडन है, जो कि आगे कॉमन ऑब्जेक्ट है दोनों का, लिखा नहीं गया। थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है लेकिन लॉजिकली समझा होगा तो मेरे ख्याल से कोई भी समझ सकता है इसको, है ना? चल अब आ जाओ लास्ट पैराग्राफ, रीडिंग दो, इसको खत्म करें यार क्लास को। चलो, कह रहा है जी, विद टेम्पररी वेवर्स इन एफडीटीएल हैविंग बीन ग्रांटेड टू द एयरलाइन एज अ वन टाइम मेजर टू हेल्प इट रिस्टोर इट्स शेड्यूल्स, pilot bodies are right in flagging what they term as a dilution of safety measures and crew welfare। अब लास्ट में बात करेगा पायलट्स की, उनका क्या कहना है। करे इस घटना के साथ ही विद, कौन सी घटना? टेम्परेरी वेवर के दिए जाने के साथ ही। टेम्परेरी यानी जो पक्का ना हो, वेवर का मतलब होता है डिस्काउंट या रियायत। कह रहा है जी टेम्परेरी तौर पे रियायत देने के साथ ही इस नए रूल में जिसका नाम है एफडीटीएल, और ये रियायत के दिए जा चुकने के साथ ही हैविंग बीन ग्रांटेड इस इंडिगो नाम की एयरलाइन को। और कैसे? एक वन टाइम मेजर के तौर पे, एक ऐसा कदम है जो एक बार ही लेंगे, हम बार बार नहीं देंगे रियायत। और क्यों? ताकि हेल्प कर सके कि ये बहाल करे अपनी फ्लाइट्स के स्केड्यूल्स को। कह रहे एक बार इसको रियायत मिलने के साथ ही अब जो पायलट की बॉडीज हैं, पायलट लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बिल्कुल राइट हैं या सही हैं फ्लैग करने में, इशारा करके बताने में उस चीज को वट, जिसको वो टर्म करते हैं या नाम देते हैं, नेम करते हैं, एक डाइल्यूशन या कमजोर बनाने का काम सेफ्टी मेजर्स को और क्रू के, एयरलाइन में काम करने वाले लोगों के वेलफेयर को। समझ गए ना? तो एयरलाइन के पायलट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन होती होंगी इनकी भी, तो वो क्या कह रही है कि ये जो पूरा काम इंडिगो करता है, इससे सेफ्टी भी खराब होती है पैसेंजर्स की, और क्रू जो है उसका वेलफेयर भी खराब होता है, हमें रगड़ा जाता है, दिन रात जो है प्लेन हमसे उड़वाए जाते हैं। तो ये पूरा कह रहे हैं इसको वेवर मिलने के साथ ही। पायलट बॉडीज की वर्ब है आर, दे आया पायलट बॉडीज के लिए, वर्ब है इनकी टर्म, टर्म करना, नेम करना, किसी को कोई नाम देना। डाइल्यूशन होता है किसी चीज की सांद्रता में, कॉन्सेंट्रेशन में या स्ट्रेंथ में कमी। दूध में पानी मिला दो तो दूध की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, डाइल्यूशन हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि आप पैसेंजर की सेफ्टी को डाइल्यूट कर रहे हो, उसको ज्यादा जो है सेफ्टी के अंदर पानी मिला रहे हो, ऐसा समझो। ठीक है, वेलफेयर का मतलब होता है भलाई। फ्लैग करना यानी किसी गलत चीज की तरफ इशारा करके बताना, अंग्रेजी में वर्ड है फ्लैग। ठीक है ना? चल, कह रहा है द लेसन्स आर क्लियर, सबक भी हमारे लिए साफ है। क्या लेसन्स है? द इंडियन एयर पैसेंजर डिजर्व्स बेटर कंपनसेशन एंड राइट्स। भारत का जो एयर पैसेंजर है वो भी डिजर्व करता है और अच्छा हर्जाना और अच्छे अधिकार। मतलब उसके ऐसा ना, ये क्या करते हैं, फ्लाइट कैंसिल करते हैं, डिले करते हैं ना, तो 200-300 रुपए की एक थाली लेके दे देते हैं आपको एयरपोर्ट पे, जो शायद आप नहीं खाते। मतलब ऐसा आपको घटिया सा खाना लेकर के दे देंगे और एक जगह बिठा देंगे कि आपकी फ्लाइट लेट हो गई, अभी थोड़ी देर में आएगी। तो ये बुरा बर्ताव करते हैं पैसेंजर्स के साथ। तो वक्त आ गया कि इंडियन पैसेंजर को अच्छा हर्जाना मिले, खूब सारा पैसा मिले और अच्छे अधिकार मिले जब जब उसकी फ्लाइट कैंसिल होती है। कह रहा है जी एंड द रेगुलेटर मस्ट इंश्योर स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग विदाउट फियर और फेवर ऑफ एवरी एयरलाइन बिग और स्मॉल। और जो रेगुलेटर है उसको इंश्योर करना ही पड़ेगा, सुनिश्चित करना ही पड़ेगा, डीजीसीए की बात हो रही है, रेगुलेटर मतलब सरकारी एजेंसी,
कि स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग हो बिना किसी डर के या पक्षपात के, फेयर और फेवर के, हर एक एयरलाइन का, चाहे इंडिगो हो चाहे कोई छोटी या बड़ी हो, स्पाइस जेट हो। चलिए, रेगुलेटर की वो है मस्ट इंश्योर। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बहुत कड़ा, सख्त, हार्ड, रिगरस। स्ट्रिंजेंट वर्ड पे एक साइड नोट है, लिख लो कहीं पे, स्क्रीनशॉट ले लो। एक दूसरा वर्ड है स्ट्राइडेंट, उससे कंफ्यूज मत करना है इसको। स्ट्राइडेंट का मतलब होता है बहुत जोरों का, नॉइजी, कैकोफोनस, जो कानों को बहरा कर दे। स्ट्राइडेंट नॉइज, स्ट्राइडेंट समझ गए ना, इस तरह की कोई चीज। तो स्ट्राइडेंट और स्ट्रिंजेंट, दे आर डिफरेंट वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को। आज मुझे लग रहा है इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो गया, बहुत कुछ था आज, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आराम से एक ठंडा पानी पियो, दिमाग को शांत करके, जो सीखा है आपने उसी को अप्लाई करना है। ये जो फ्रेज, ये जो कहावत इसमें यूज की गई कि कंट्रोल्ड फ्लाइट हुई है केओस के अंदर, बड़ा सोच समझ करके पूरी अराजकता फैलाई गई है। ये कहावत क्यों लिखी है इसका ऑथर ने, इस कहानी में क्यों बताया गया है? भाई आप कभी भी केओस में जानबूझ करके नहीं जाओगे, कंट्रोल करके केओस में जा रहे हो, मतलब पूरा प्लान है आपका। तो ये बताया गया है इंडिगो की बदमाशी को बताने के लिए, हाईलाइट करने के लिए एक डेलिब्रेट या विलफुल और मिसमैनेज्ड ऑपरेशनल फेलियर को इस एयरलाइन के द्वारा, द एयरलाइन इंडिगो के द्वारा, है ना। जानबूझ करके इन्होंने सब कुछ किया ताकि पूरा भारत रुक जाए एक दिन के लिए और सरकार जो है शायद हमें माफ कर दे। चलिए फर्स्ट का आंसर बनेगा, चलो कुछ वोकैब क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। हाई एंड ड्राई करवाया था ईडीएम आपको। अगर कोई चीज बहुत हार्श और रिगरस हो, कठोर और कड़ी हो, तो उसके लिए कौन सा वर्ड होता है, स्ट्राइडेंट या स्ट्रिंजेंट? विलफुली का एंटोनिम पूछ रहा हूं आपसे, उल्टा। विलफुली यानी जानबूझ करके, अब जो काम आप जानबूझ करके ना करें उसका उल्टा क्या होता है? चलो इन तीनों के आंसर्स आपको फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूं, वीडियो के नीचे जाके चेक कर लेना, पहले अपना आंसर निकाल लो। फिर और भी क्वेश्चन है अपने पास। एक और है अपने पास कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन। कह रहा है जी क्या इंप्लाई किया गया है लो कैंसिलेशन रेट से इंडिगो की इंटरनेशनल फ्लाइट्स का? इंटरनेशनल फ्लाइट्स को इंडिगो ने ज्यादा कैंसिल नहीं किया, इसका इस बात से क्या इशारा मिलता है आपको? सिंपल, इंटरनेशनल फ्लाइट में बहुत सारा किराया मिलता है इनको, और अगर कैंसिल करना पड़े तो बहुत सारा हर्जाना देना पड़ता है, तो वो सारी इन्होंने बड़े हिसाब से उड़ाते रहे, डोमेस्टिक वाली रोक दी। इंडिगो ने प्रायोरिटाइज किया ऐसे रूट्स को जहां ज्यादा पैसा मिलता है, हायर रेवेन्यू मिलता है और रूल बड़े ज्यादा सख्त है, स्ट्रिक्टर है। चलिए पांचवें का आंसर बन गया सी। अब दो क्वेश्चन और दे रहा हूं, एक वोकैब का है, ऑर्डिल, इसका मीनिंग पूछा है आपसे। अपहीवल होता है, कैटास्ट्रोफी होता है या नाइटमेयर होता है? ऑर्डिल याद है ना आपको, अग्नि परीक्षा। दो एरर्स मिलेंगे आपको लास्ट में, जो दो कॉन्सेप्ट करवाए थे उन्हीं पे बेस्ड है। पहला इस वर्ड की वजह से और दूसरा इस वर्ड के आसपास कहीं पे। अगेन जो क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको करने के लिए बोला है, खुद से चेक करके फर्स्ट कमेंट से नीचे मैंने आंसर डाल दिए, वहां से मैच कर लेना, ठीक है। पहले अपने आंसर निकाल लो। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताया करो कमेंट सेक्शन में। 1 2 5 7 जितने भी मिले हो, आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात लेंगे कल, अंटिल देन साइनिंग आउट।